हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? अप्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक हम लोगों ने देख लिया था, अब अप्रकाशिक की बात करेंगे। मैंने बताया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया मुख्य रूप से करने का मतलब एक ही चीज होता है कि यह जल का अपघटन करेगा, H2O का अपघटन करेगा और अपघटन करके OH बनाएगा और आपका हाइड्रोजन आयन बनाएगा। यही हमने बताया था आपको कि अपघटन करता है। और ये काम कब होगा? जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा, प्रकाश के उपस्थिति में। क्लियर? ये बात हमने पहले आपको बता चुका है। अब क्या जानना है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि इस अभिक्रिया में प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश की जरूरत ही नहीं, की आवश्यकता नहीं है। जब प्रकाश की आवश्यकता नहीं है मतलब ये क्रिया क्या हो गई हमारी? अप्रकाशिक अभिक्रिया हो गई। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया अगर हो गई अर्थात कि प्रकाश की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या वास्तव में? तो वास्तव में यहाँ पर जो होगी क्रिया है, यहाँ पे आपका एटीपी और आपका जो फॉस्फेट वाले चीजें हैं उनका यहाँ पर संश्लेषण होता है। फॉस्फेट का क्या होगा? संश्लेषण होगा। ठीक है, संश्लेषण होगा। और इस संश्लेषण क्रिया करने के लिए अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर दो प्रकार के चक्र चलते हैं। एक को कहते हैं हम लोग C3 चक्र, यानी कि कैल्विन का C3 चक्र, और एक होता है आपका C4 चक्र। इस दोनों साइकिल को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों चक्र के माध्यम से अप्रकाशिक अभिक्रिया होती कैसे। ठीक है, हम लोग दोनों कैसे समझेंगे, C3 चक्र और आपका C4 चक्र, और दोनों में अंतर करके जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती क्या। समझिए, सीधी सी बात, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन के बाद से लेकर एटीपी बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया एक अप्रकाशिक अभिक्रिया है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है सामान्य रूप से अल्पकारी होती है, यानी कि अल्प समय के लिए होती है, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया अधिक समय के लिए होती है। इनके अंदर ऊर्जा का उपयोग कम होता है, जबकि यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग ज्यादा होता है। यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन कम होता है, यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। आप सीधा समझिए ना, समझिए एक बात कि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे 2 एटीपी 4 एटीपी हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एटीपी की संख्या जरा देखिए, C3 चक्र में हमें देखने को मिलेंगे लगभग 18 एटीपी बनेगी। यहाँ पे अगर देखिएगा C4 में तो कुल कितने एटीपी? तो 30 एटीपी लगभग। अब जरा समझिए कि 18 एटीपी यहाँ, 30 एटीपी वहां बन रहा है, कितना ज्यादा आपका रिएक्शन में आपका उपयोग हो रहा है, कितना ज्यादा एटीपी बनेंगे भी। तो ये सारी क्रियाएं मेन रोल कौन करता है? अप्रकाशिक। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन अर्थात कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अप्रकाशिक तब काम करेगा जब यहाँ पर प्रकाशिक क्रिया होकर यह जल का अपघटन हो जाएगा। अगर जल अपघटित नहीं होगा तो यहाँ पर आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब क्या? यहाँ पे सबसे मेन जरूरी आपका जल का अपघटन है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपकी, और फैक्ट्री आपका कागज का प्रोडक्शन करती है, बहुत सारी आपने नोटबुक्स किताबें बहुत सारी आपने छाप रखी है, और वो छापेंगे और बाहर पब्लिश करेंगे। आपकी क्षमता है कि एक दिन में हजारों के हजार कॉपीज आप निकाल सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि उस कागज को बनाने वाला अगर कच्चा पदार्थ आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो बताइए क्या वो कॉपीज, वो किताबें बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। मतलब क्या, सीधी शब्दों में कहे तो जब तक पदार्थ नहीं मिलेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, चीनी अच्छा खासा उत्पादन हो सकता है, लेकिन चीनी उत्पादन के लिए पहले गन्ना भी तो चाहिए। बिना गन्ना का कैसे उत्पादन करेंगे? ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कुछ खूब अच्छा टीचर, बहुत अच्छा बेहतरीन टीचर है, मतलब हैविंग गुड नॉलेज, मतलब क्वालिटी बेस्ड नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उनके पास अगर स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो, अगर पढ़ने नहीं आए तो उस नॉलेज का वो आपका यूज कहाँ करेंगे? वो
कहीं नहीं कर पाएंगे। तो वही चीजें होती है कि यूज कहाँ पे किया जाएगा, जब उसका यूज होगा पूरी तरीके से, तब जाके उसका सार्थक फॉर्म होगा। क्लियर है? मतलब क्या कि यहाँ पे जब हमारा कच्चा पदार्थ रॉ आइटम्स मिलेंगे, तब जाके अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होगा सक्सेस होगा। क्लियर है? इसलिए माना जाता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है इंपोर्टेंट होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेन रोल इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया का होता है और सबसे ज्यादा कार्य भी यही करता है। ठीक है? यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इनका रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं को हम लोग जानेंगे। पहले C3 को समझ लेते हैं शॉर्ट में, फिर C4 को शॉर्ट में समझा देते हैं, फिर दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करके डिटेल में क्लियर कर देते हैं। क्लियर है आप लोग को? पहले समझिए थोड़ा सा C3 के बारे में। C3 चक्र जो होंगे यह पूरी क्रिया को 3 स्टेजेस के अंदर में करेगा। C3 जो भी काम करेगा वह पूरी की पूरी चक्र 3 स्टेजेस के अंदर होने वाली है। कौन कौन चक्र है? पहला फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन पहला काम कि क्या करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा। मतलब क्या, COOH इन्हें कार्बोक्सिल समूह है, इसके साथ रिएक्शन अर्थात कि कार्बोक्सिलेशन करेगा। पहला काम, फर्स्ट काम। दूसरा काम, अगर सेकेंड काम की बात करें तो सेकेंड काम क्या करेगा, ग्लाइकोलेटिक का क्या, यहां पे उत्क्रमण अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ग्लाइकोलेटिक का क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स के अंदर क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भी आप प्लस में अवकरण, दोनों क्रियाएं होगी। बोलिए क्लियर है आप लोग को? पहला काम आपका कार्बोक्सिलेशन होगा, दूसरा क्या, ग्लाइकोलेटिक का रिडक्शन होगा अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी यहाँ पे। और एक और लास्ट में होती है जिसमें क्या होता है कि जिसमें रेबुलेटिन्स का फिर से उत्पादन होगा। फिर से क्या होगा, उत्पादन होगा। किसका उत्पादन होगा, तो रेबुलोज डाइफॉस्फेट का, रेबुलोज डाइफॉस्फेट का पुनर्जनन होगा। क्लियर है? मतलब कि ये 3 केसेस हमें देखने को मिलेगी क्या, C3 चक्र के अंदर। क्लियर है? अब जो पहले की बात करेंगे, कार्बोक्सिलेशन की अगर बात करेंगे, तो कार्बोक्सिलेशन वास्तव में काम क्या करेगा, वास्तव में क्या है कि जो यह कार्बोक्सिलेशन है वह क्रिया वास्तव में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रेबुलोज के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, रेबुलोज के साथ जब रिएक्शन करता है, जब संयोजन करता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड जब रेबुलोज के साथ संयोजन करेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, यह आपका कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। इसमें एक प्रोटीन की बहुत बड़ी एंजाइम्स काम करती है। कौन सी एंजाइम काम करती है, प्रोटीन की एंजाइम्स काम करती है। और यह प्रोटीन की एंजाइम्स जो होती है पूरे पार्ट का लगभग 16% पार्ट खुद अकेले कवर करती है। जो एंजाइम्स यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करती है, किसकी काम करेगी, उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक मैंने बताया है कि जब भी कोई रिएक्शन हो तो रिएक्शन में खुद भाग न ले बल्कि उस रिएक्शन को तेज कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। तो यह जो प्रोटीन एंजाइम्स है, यह प्रोटीन एंजाइम्स इसको क्या करेगा, तो इसको यह रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने में मदद करेगा। तो कौन से यहाँ पे एंजाइम है, ठीक है, यह जो एंजाइम है प्रोटीन का उसका नाम है, इसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है उसका, रूबिस्को। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम्स। ये रूबिस्को एंजाइम्स वास्तव में प्रोटीन की एंजाइम्स है और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और रेबुलोज को दोनों को एक साथ रिएक्शन करने में मदद करेगा। जब एक साथ मिलेगा तो एक साथ मिलने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहां से ऑक्सीजन बाहर रिड्यूस होगा।
बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिडक्शन होगी, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और फिर दूसरा काम क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन, जीनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होगा। तो एक नंबर क्या होगा, ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन का आना, और रिडक्शन का मतलब O2 का जाना। तो दोनों काम एक साथ जब होगी, जब दोनों काम एक साथ होने लगे, तो वह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, वह क्रिया कहलाती है रेडक्स। क्या कहलाती है, रेडक्स क्रिया कहलाती है। तो पहला काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेबुलोज को आपका संयोजन होना, फिर इसका क्या, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन बाहर निकले है, फिर उसका इन कराना, मतलब दोनों क्रिया एक साथ होगी, तो ऑक्सीजनेशन और रिडक्शन एक साथ होगी, तो यह क्रिया आपकी रेडक्स हो जाएगी। इन क्रिया के बाद में जब ये दोनों क्रियाएं हो जाएगी, तो इन क्रिया के बाद में अगर देखा जाए तो ग्लूकोज तैयार होने वाला आपका एटम बन के तैयार होता है, जिनसे ग्लूकोज तैयार हो। अब ग्लूकोज जो तैयार होगा, तो ग्लूकोज के साथ साथ में आपका रेबुलोज भी तैयार हो जाएगा, रेबुलोज भी तैयार होगा। तो ग्लूकोज और रेबुलोज जो तैयार होगा, यह अंतिम रूप में तैयार होगा, और अंतिम रूप में फिर से रेबुलोज बन जा रहा है, इसलिए कहा जाता है कि रेबुलोज डाइफॉस्फेट जो होगा फिर पुनर्जीवित हो गया, फिर से बन गया, फिर से रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन से होकर चालू होगी। तो यह संपूर्ण क्रिया बार बार चलती रहती है एक चक्र की तरह। इस चक्र की तरह चलने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, C3 चक्र के नाम से जानते हैं। मैं ये ब्रीफ बता रहा हूं ताकि आपको C3 चक्र समझ में आ जाए। अभी डिफरेंस करेंगे तो कितने आपके डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा, कब रिएक्शन होगा, क्या बनेंगे, एक एक चीजें जानेंगे हम लोग। लेकिन पहले आपको C3 चक्र समझ में तो आ जाए बातें। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पूरी क्रिया में 18 ATP आपकी जो होंगे यहाँ पे यूज होंगे। अगर लेकिन यहाँ पे बात कीजिएगा आपका क्या पे C4 चक्र में, तो इस सेम क्रिया होगी, लेकिन इसमें 12 जो ATP होंगे उनको तोड़ने में अलग से यूज होंगे, और 12 ATP और यूज होगा, और पहले से 18 ATP अवेलेबल था, तो कुल मिला के 30 ATP का यहाँ पे आपका उपयोग होने वाला है। कहाँ पे, C4 चक्र में। क्लियर है। अब जरा सा C3 और C4 को एक एक करके इनके दोनों के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, हमें जानना क्या है, C3 और C4 में क्या डिफरेंस है, एक एक करके उसको समझेंगे कि C3 C4 में कौन कौन सी घटनाएं और किस फॉर्म में होती है। एक तरफ कर देते हैं C3 को, और दूसरे तरफ किसे करेंगे, C4 को। जरा देखिए एक बार, देखिए ये हो गया आपके C3 चक्र, दूसरे तरफ क्या हो गया आपका C4 चक्र, जिसे हम लोग C4 साइकिल भी कहते हैं और C3 साइकिल भी कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, तो C3 चक्र की रिएक्शन करने में, अर्थात कि इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को होने में आदर्श एक जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर दूसरे तरफ जाइएगा तो इसके लिए आदर्श जो टेम्परेचर, जो तापमान की जरूरत पड़ती है, यह लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का यह टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी एवरेज टेम्परेचर की बात कीजिएगा तो 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम ये जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत अधिक भी हो सकता है जनरली। क्लियर है, या सीधे शब्दों में हम 45 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर देखिए 45 से 45 डिग्री सेल्सियस लगभग। तो कितना का ज्यादा का डिफरेंस हो गया, मतलब C4 चक्र के अंदर आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, मतलब एनर्जी का लॉस भी वहां पर ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा यूज वहां पर हो रही है। पहला बात। दूसरी बात की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे रेबुलोज यूज होता है। क्या यूज होता है प्राथमिक रूप में, रेबुलोज जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजन करता है, रेबुलोज का। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पायरुविक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है, पायरुविक एसिड यूज होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को।
यानी कि संयोजन की क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा, रेबुलोज यूज होगा, और यहाँ पे क्या यूज होगा, पायरुविक एसिड यूज होगा। ठीक है, पायरुविक एसिड थोड़ा सा ज्यादा आपका कठोर क्या होते हैं, आपका जटिल, एक प्रकार का जटिल संरचना होती है, इसलिए इनमें टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। रेबुलोज थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए इसमें टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्लियर है। अगर तीसरे की अगर बात करें तो यह जो आपकी क्रिया होगी C3 चक्र, ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेना में होता है। और ग्रेना कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेना पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सीधे शब्दों में कहें कि यह वर्णक वाला लवक है, वर्णक वाला लवक है। क्लियर है। लेकिन अगर बात कीजिएगा इसकी, तो यह क्या होगा, हरित लवक में नहीं, हरित रहित लवक में। मतलब सीधे शब्दों में कहें कि ये ग्रेना में ना होकर जो इसकी आवरण के बीच वाले आवरण दो के परत जो होती है, अर्थात सीधे शब्दों में कहें मेसोफिल में होती है, यानी कि मध्य जो परत है, मध्यवर्तक, मध्यवर्तक में यह क्रिया होती है। जबकि यह क्रिया होगी ग्रेना में, अर्थात कि C3 क्रिया होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर है। उसके बाद अगर चौथे बात करें, देखिए तो इसमें अगर प्रथम उत्पाद की बात करें तो इसमें क्या बनता है, फास्फोग्लिडिक, फास्फोग्लिडिक ये उत्पाद तैयार होते हैं, फास्फोग्लिडिक उत्पाद बनेगा। लेकिन अगर यहां पे देखिएगा तो यहां पे क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक। यहां पे जो बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक, ऑक्जेलो एसिटिक पदार्थ बनके तैयार होगा। ठीक है, दोनों का पदार्थ यहाँ पे फास्फोग्लिडिक बनेगा तो यहाँ पे ऑक्सोलिक बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात कीजिए तो यह बात कीजिएगा तो इनमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रकाश का श्वसन, प्रकाश वाला श्वसन होता है, और इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता है, प्रकाश श्वसन नहीं। मतलब क्रियाएं बहुत सारी है इसके अंदर। ये सभी क्रियाएं जो होगी इसमें क्या होगी, CO2 का यूज कम होगा, CO2 का यूज कम होगा। यहां पर CO2 का यूज अधिक होगा, CO2 का अधिक यूज होगा। उसके बाद क्या, CO2 का कम यूज होगा, मतलब क्या कि सभी पौधों में ये क्रिया हो जाएगी, सभी पौधा में देखने को मिलेगा। और इसका अधिक उपयोग होगा, तो जिसमें अधिक CO2 होगा उसी में तो यूज होगा। तो सामान्य रूप से ये क्रिया आपको एक बीजपत्री पौधे में देखने को मिलती है, एक बीजपत्री पौधा में देखने को मिलेगी। क्लियर। इसमें एक क्रिया के क्रम में आपके टोटल 2 ATP और 3 NADPH2 आपको बनेगा, और यहां पे जब बनेगा तो 5 ATP बनेगा, 5 ATP प्लस में 2 NADPH2 बनेगा, आपका तैयार होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप देखेंगे C3 C4 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, लेकिन ज्यादातर चीजें अलग अलग है। इसके कुछ और डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। ये क्रिया जो होगी C3 वाली, ये सभी मौसम में उपयुक्त होती है, सभी प्रकार के मौसम में, सभी मौसम में यूज होंगे। ठीक है, लेकिन अगर C4 की बात देखिएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा गर्म क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय में होगा। उष्ण कटिबंधीय होने का रीजन भी है कि उष्ण कटिबंधीय में आपका जो टेम्परेचर होगा तो वहीं पे तो आपका 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मिलेगा, तब ना होगा। और यहाँ पे सभी मौसम इसलिए होता है क्योंकि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और इनको जो भी चाहिए 45 डिग्री सेल्सियस, या सीधे शब्दों में क्या है तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उतना टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, जहाँ पे गर्म ज्यादा क्षेत्र हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में यहाँ पे इनका प्रभाव ज्यादा होता है। और क्या, ये क्या होता है कि यहाँ पे जो होती है इनकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम होती है, तो जब भी अगर लवणीय क्षेत्र में इनका अगर क्रिया देखा जाए तो लवणीय क्षेत्र में ये क्रिया नहीं कर पाता है,
लवणीय क्षेत्र में नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो होती है उष्णकटिबंधीय वाले लवणीय क्षेत्र में भी अपने आप को बैलेंस कर लेती है, लवणीय क्षेत्र में भी क्रिया हो सकती है। तो कुछ सभी के पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है, इसलिए इस तरह से आपका C3 और C4, आशा फ्रेंड्स C3 और C4 की सारी क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।